नमस्कार दोस्तों। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि पहचान के तरीके, उसमें भी हमने स्थायी तरीकों में स्थायी तरीके हमने पूरे पढ़ लिए थे। उसमें हमने पढ़ा था टैगिंग, ब्रांडिंग। ब्रांडिंग में भी दो प्रकार से, हॉट ब्रांडिंग और कोल्ड ब्रांडिंग और ईयर नोचिंग। अब हम पढ़ेंगे जो अस्थायी तरीके हैं, यानी कि टेम्परेरी। अब पढ़ेंगे हम अस्थायी तरीके। जो पहचान के अस्थायी तरीके हैं उनको हम पढ़ेंगे। पहला है ईयर टैगिंग। ईयर टैगिंग यानी कि जो फील्ड में मेनली यूज होता है वो होता है ईयर टैगिंग। चाहे स्थायी तरीके, मतलब स्थायी तरीके के रूप में अगर पूछे तो हम नॉर्मली ब्रांडिंग में ही हम यूज में लेंगे। और अगर अस्थायी तरीके पूछे तो अस्थायी तरीका पूछा या फिर नॉर्मल जो फील्ड में यूज होता है वो तरीका भी पूछे तो हम ईयर टैगिंग ही हम करेंगे। यानी कि जो फील्ड में जो नॉर्मली यूज होता है वो होता है ईयर टैगिंग। अगर अस्थायी तरीका अगर सबसे ज्यादा पूछे या फिर जो फील्ड में नॉर्मली यूज होता है वो तरीका पूछे तो वो होता है ईयर टैगिंग। यानी कि जानवरों की पहचान का सबसे प्रचलित अगर तरीका पूछे तो भी यही रहेगा। तो जानवर की पहचान का सबसे प्रचलित तरीका, क्योंकि हम फील्ड में भी नॉर्मली यही यूज में ले रहे। जब भी हम फील्ड में भी अगर किसी का बीमा वगैरह करवाते हैं या फिर किसी को फार्म में हम यूज में लेते हैं तो यही हम ईयर टैगिंग ही हम यूज में लेते हैं। तो इसकी साइड क्या है, तो कान के बीच में। इसकी साइड अगर पूछे तो कहां पर करेंगे, तो कान के मध्य या फिर कान के बीचों बीच, यानी कि ये वाली साइड। ये कान है तो यहाँ पर हम टैग लगाएंगे। ये कान है तो कान के बीचों बीच में हम टैग लगाएंगे। तो अगर पूछे सबसे ज्यादा अस्थायी पूछे तो भी और सबसे ज्यादा फील्ड में काम लेने वाला तरीका पूछे तो भी कौन सा हम यूज में लेंगे, तो वो लेंगे हम ईयर टैगिंग, जो हम नॉर्मली फील्ड में भी यूज में ले रहे। यानी कि जितने भी पहचान के तरीके उनमें मेनली हम यूज में लेते हैं ईयर टैगिंग को ही हम यूज में लेते हैं। और ये कहाँ पर, इसकी साइड कौन सी रहेगी, तो कान के बीचों बीच में। कान के बीचों बीच में हम ये मतलब ईयर टैग हम लगाएंगे। इसमें हम यूज किसका करते हैं, तो इसमें या तो हम जो मजबूत प्लास्टिक रहती है, उसका उपयोग करेंगे, या फिर जो एकदम हल्की जो धातु रहती है उसका उपयोग करेंगे। हम फील्ड में नॉर्मल किसका उपयोग करेंगे, नॉर्मल मतलब फील्ड में नॉर्मली किसका उपयोग कर रहे हैं, तो हम प्लास्टिक के जो टैग आते हैं उसका ही उपयोग करते हैं। फील्ड में जो नॉर्मली यूज करते हैं पीले कलर के, येलो कलर के या फिर कोई भी दूसरे कलर के जो टैग रहते हैं वो प्लास्टिक के ही रहते हैं, उनका ही हम उपयोग करते हैं। यानी कि जो मजबूत प्लास्टिक रहती है उसका उपयोग करते हैं। और जो प्लास्टिक के जो टैग रहते हैं वो भी दो प्रकार से होंगे। पहला तो रहेगा पिंसर्स और दूसरा रहेगा नॉन पिंसर्स। पिंसर यानी कि जिस जो नुकीले रहते हैं। पिंसर यानी कि जो नुकीले रहते हैं और खुद ब खुद लग जाते हैं। और नॉन पिंसर यानी कि जो नुकीले नहीं रहते, उनको क्या रहता है, अब देखो पिंसर रहता है उनको क्या रहता है कि जब हम टैग लगाते हैं तो नुकीले रहते तो वो सीधा ही कान को छेद कर सीधा ही लग जाएंगे। और जो नॉन पिंसर रहता है वो क्या रहता है कि वो नुकीले नहीं रहते, तो उनको क्या करता है कि पहले उनको कान में छेद करना पड़ता है उसके बाद पहनाते हैं। यूं मान लो कि जब बचपन में छोटे बच्चे तब उनके कान छिड़वा दिए, और जब बड़े हुए तब उनमें जो कुंडल पहनाए उनको बोलेंगे हम नॉन पिंसर्स। यानी कि पहले कान छिड़वा दिया उसके बाद हमने टैग डाला, उसको बोलेंगे नॉन पिंसर्स। और जो अभी जो लेटेस्ट तरीका जो आ रहा है, सीधा ही उसमें एक गन टाइप रहता है, तो उसमें क्या रहता है कि जो इतनी सी मतलब पिन टाइप रहता है उसको सीधा ही हम कानों में पहना देते हैं, उसको बोलेंगे हम पिंसर्स या फिर सेल्फ पिंसर्स। तो हम लिखेंगे ये टैग नॉर्मली किस किस रूप में होता है। तो ये टैग दो प्रकार से हम यूज में लेते हैं। ये टैग कौन से दो प्रकार से यूज में लेंगे, एक तो रहता है मजबूत प्लास्टिक के बने होते हैं, एक तो मजबूत प्लास्टिक के, और दूसरा रहता है वो हल्के धातु के। धातु के बने होते हैं।
फील्ड में हम नॉर्मली जो यूज रहे हैं वो ये वाला ही ले रहा है, यानी कि मजबूत धातु प्लास्टिक जो बने होते हैं, यानी कि ज्यादा यूज में लिया जाता है। अब इसको ज्यादा यूज में क्यों लेते हैं? क्योंकि जो ये प्लास्टिक रहता है वो एकदम हल्की रहती है, और जो धातु रहेगी वो है तो धातु, भले उसकी हल्की धातु रहे पर है तो धातु, तो उसमें क्या रहेगा, प्लास्टिक के जो रहेंगे वो एक तरफ ही टिके रहेंगे, और जो धातु रहेगी वो क्या रहेगी कि एक तरफ हमने लगाई तो कुछ समय हो गया, उसके बाद यूं लटक जाएगी, उसके बाद यूं लटक जाएगी तो ये कान को भी फाड़ कर बाहर निकल सकता है। इसलिए हम जो फील्ड में नॉर्मली यूज लेते हैं वो प्लास्टिक के जो रहते हैं उनका ही उपयोग करेंगे। जो प्लास्टिक में रहते हैं वो भी दो प्रकार से है, पिंसर्स और नॉन पिंसर्स, यानी कि सेल्फ पिंसर और नॉन पिंसर्स। तो मेनली अगर अस्थायी का पहला हमने अभी तरीका देखा वो है टैगिंग, ईयर टैगिंग, जो नॉर्मली फील्ड में यूज में लेते हैं। उनमें जो टैग कहाँ पर लगाएंगे, तो जो कान के बीचों बीच हम टैग लगाएंगे, और उसमें कौन कौन से टैग का उपयोग करते हैं, तो एक तो जो मजबूत प्लास्टिक की बनी होती है जो फील्ड में ज्यादा में यूज लेते हैं, और दूसरे दीजिए वो हल्के धातु की, यानी कि हल्के धातु को उतना ध्यान नहीं रखना है, जो मजबूत प्लास्टिक के बने होते हैं उनको ही ध्यान में रखना है। और जो मजबूत हम अप्लाई करते हैं, यानी कि कान में जो अप्लाई करते हैं हम, तो जो प्लास्टिक के रहते हैं वो भी दो प्रकार से के होते हैं, पिंसर्स और नॉन पिंसर्स। तो हम लिखेंगे अगला पॉइंट कि कान में अप्लाई करने के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। तो कान में अप्लाई करने के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला रहेगा पिंसर्स या फिर सेल्फ पिंसरिंग, सेल्फ पिंसरिंग। दूसरा रहेगा नॉन पिंसरिंग। पहला रहेगा वो सेल्फ पिंसरिंग और दूसरा रहेगा नॉन पिंसरिंग। क्लियर? पहला रहेगा सेल्फ पिंसरिंग, यानी कि जो नुकीले रहते और सीधा ही उसमें लग जाएंगे, और नॉन पिंसरिंग यानी कि जो आगे से नुकीले नहीं होते, उनको पहले छेद करना पड़ता है उसके बाद उसको लगाते हैं। तो सेल्फ पिंसरिंग में हम देखेंगे कि ये नुकीले रहते हैं। ये जो हम नॉर्मली फील्ड में यूज लेते हैं वो लेते हैं हम प्लास्टिक के, और सेल्फ पिंसरिंग जो हम नॉर्मली टैग हम यूज रहते हैं, जो फील्ड में यूज में लेते हैं वो रहते हैं तो प्लास्टिक के बने रहते हैं और सेल्फ पिंसरिंग रहते हैं, यानी कि प्लास्टिक के तो रहेंगे और उसमें आगे नुकीले भाग रहता है। तो क्या रहेगा, नुकीला जो रहता है वो जो टैटूइंग फोर्सेप रहती है उसमें लगा देते हैं, जो टैटूइंग फोर्सेप है उसको एक तरफ लगा देते हैं और नुकीला भाग सामने की तरफ रहता है। तो नुकीले भाग को कोई भी मतलब सामने जानवर है उसके कान पर यूं रख के प्रेस कर देंगे तो वो चिपक मतलब उसके अंदर घुस जाएगा सीधा ही, उसको पहले से छेद करने की जरूरत नहीं है, सीधा ही नुकीला रहेगा तो सीधा ही घुस जाएगा और लॉक हो जाएगा। क्लियर? यानी कि पिंसरिंग में क्या रहेगा कि ये नुकीले होते हैं, ये नुकीले होते हैं, ये नुकीले होते हैं, और क्या रहता है कि ये टैगिंग जो फोर्सेप में फंसा दिए जाते हैं, यानी कि उसमें डायरेक्ट उसमें फंसा दिए जाते हैं और कान पर अप्लाई कर देते हैं। तो टैगिंग फोर्सेप के द्वारा डायरेक्ट कान में पहना दिए जाते हैं। ये क्या रहता है कि जो टैगिंग फोर्सेप द्वारा डायरेक्ट कान में पहना दिए, और जो नॉन पिंसरिंग रहता है वो आगे से नुकीले नहीं रहते, यानी कि ये आगे से अब नुकीले नहीं रहेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि पहले छेद करना पड़ेगा, पहले कान में छेद करना पड़ेगा, उसके बाद अप्लाई करेंगे, यानी कि ये उतना ज्यादा काम में नहीं लिया जाता, ये ज्यादा काम में लिए जाती। तो यह ज्यादा काम में लिए जाते हैं। यानी कि अगर पूछ ले कि फील्ड में मेनली कौन सा काम में लिए जाते हैं, तो एक तो प्लास्टिक के मतलब मजबूत प्लास्टिक के बने रहते हैं, और पिंसरिंग वाले टैग हम फील्ड में हम उपयोग में लेंगे। क्लियर? क्योंकि नॉन पिंसरिंग में क्या रहता है, पहले छेद करो फिर डालो, उतने में कहाँ जानवर खड़ा रहेगा, उतनी देर तक जानवर खड़ा रहेगा क्या, उसमें सीधा ही
छेद करते ही वो तो भाग जाएगा, फिर टैग का कब पहनाएंगे, इसीलिए उसमें नॉन पिंचरिंग मतलब पिंचरिंग ही उपयोग करेंगे। तुरंत उसको दबाकर फ्री करो उसको। और क्या रहता है कि फोर्सेप हमको दबाकर, अगर कोई अग्रेसिव जानवर है तो उसको फोर्सेप दबाकर, अगर वो भाग रहा है तो हमें फोर्सेप को छोड़ देना है, उसको पकड़ के नहीं रखने का। अगर हम उसको फोर्सेप को पकड़ के देंगे तो उसका कान भी चिर सकता है, इसलिए दबाया तो फोर्सेप को छोड़ जाओ, मतलब अगर भागने की कोशिश करे तो हमें भी फोर्सेप को छोड़ देना है, वो फोर्सेप आगे जाके गिर जाएगा। पर अगर हमने पकड़ रखा है तो उसका कान भी पूरा चिर जाएगा, इसलिए उस बात का हमें ध्यान रखना है। तो ये जो नॉन पेंसिल रहते हैं ये नुकीले नहीं रहते, ये नुकीले नहीं होते हैं। अब ये नुकीले नहीं होते तो क्या होगा कि पहले इसमें छेद करेंगे और उसके बाद ये पहनाएंगे, यानी कि इन्हें कानों में पहनाने से पहले टैग पंच के द्वारा उसमें छेद किया जाता है। तो यह कानों में पहनाने से पहले टैग पंच द्वारा कानों में छेद किया जाता है। क्लियर? यानी कि जो हम टैग अप्लाई करते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो रहता है फर्स्ट जो है वो हैवी प्लास्टिक का बना रहता है और दूसरा रहता है वो हल्का धातु का बना रहता है। उसमें भी हम जो हैवी प्लास्टिक का बना रहता है वो ज्यादातर फील्ड में उपयोग में करते हैं, और वो भी दो प्रकार से रहेंगे। उसमें रहेगा सेल्फ पिंचरिंग और नॉन पिंचरिंग। उनमें भी हम मेनली जो यूज करते हैं वो सेल्फ पिंचरिंग रहेंगे। सेल्फ पिंचरिंग क्या रहता है कि ये नुकीले होते हैं और जो टैगिंग फोर्सेप द्वारा हम सीधा ही उसके कान में अप्लाई कर सकेंगे। और जो नॉन पिंचरिंग रहता है वो क्या रहता है कि ये नुकीले नहीं होते, यानी कि ये मोटे होते हैं। और इसमें क्या रहता है कि इसमें अगर हमको पहनाना है तो पहले उसको छेद करेंगे, तो जो टैग पंच रहता है उसके हम छेद करेंगे, उसके बाद उसको पहनाएंगे। क्लियर? और सबसे ज्यादा अगर काम में लेके जाए फील्ड में, टोटल जितने भी पहचान के तरीके हैं अस्थाई और स्थाई, टोटल जितने भी देखे जाए उसमें अगर सबसे ज्यादा जो यूज में लिया जाता है वो रहता है ईयर टैगिंग। क्योंकि हम भी अगर देखें हमारे गाँवों में भी आसपास कहीं पे भी देखे तो उसमें भी ईयर टैगिंग ही नॉर्मली जो पीले कलर के रहते हैं, बाकी अलग अलग कलर के रह सकते हैं। तो ईयर टैगिंग ये करते किस में, तो ये सभी जानवरों में कर सकेंगे, यानी कि ये टैगिंग सभी जानवरों में होती है। तो ये टैगिंग करेंगे किसमें, तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, सुअर, बछड़ा, बछड़ी आदि, यानी कि ये सभी में अप्लाई होता है। यानी कि ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, सुअर, बछड़ा, बछड़ी और जितने भी जानवर आ गए उसमें सभी में हम उपयोग में ले सकेंगे, यानी कि टैग सभी में हम उपयोग में ले सकेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हॉर्न मार्किंग और हुक मार्किंग। हॉर्न मार्किंग और हुक मार्किंग नाम से क्लियर है। हॉर्न मार्किंग यानी कि हॉर्न पर मार्क करना, हॉर्न मार्किंग, हॉर्न मार्किंग, और सेकंड है हुक मार्किंग, हुक मार्किंग। क्लियर? अब हॉर्न मार्किंग और हुक मार्किंग में मतलब हॉर्न मार्किंग और हुक मार्किंग करते कैसे? हॉर्न मार्किंग करेंगे हम गाय में, मेनली गाय में, और करेंगे कहां पर, तो हॉर्न, क्लियर इसमें दिख रहा है कि हॉर्न यानी सिंगों पर। यानी कि जब दिवाली रहती है, दिवाली के दिन हम, आपको पता होगा तो गांवों में नॉर्मली जो अपने पशु रहते हैं उनके गायों को पेंट कर देते हैं, सेम वही है और कुछ अलग नहीं है। तो इसमें क्या रहेगा कि उसके जो सिंगों पर पेंट कर देते हैं, और किसमें किसमें उपयोग में लेते, तो गाय में काम लेते हैं। तो सिंगों पर निशान करना, और किसमें गाय उपयोग में लेंगे, तो गायों में उपयोग करते हैं। और हुप मार्किंग में क्या है, हुप यानी कि खुर, हुप यानी कि खुर, तो खुरों पर इसमें निशान कर देते हैं, और ये हम काम में लेंगे घोड़ों में। तो खुर पर निशान करते हैं, और किसमें काम लेंगे, तो
घोड़ों में उपयोग करते हैं। यानी कि हुक मार्किंग और हॉर्न मार्किंग पूछे, हॉर्न मार्किंग किस में करते हैं, तो हॉर्न मार्किंग यानी कि सींगों पर कोई भी निशान कर दो या सींगों पर कलर करना। यानी कि दिवाली पर आपने देखा ही होगा, नॉर्मली गाँवों में कोई भी मतलब लाल रंग का पेंट ले लो या फिर कोई भी उसको कलर किया जाता है सींगों को, उसी को हम बोलेंगे हॉर्न मार्किंग। यानी कि उसके जो हॉर्न पर कोई भी कलर लगा, अब हॉर्न पर हम कलर लगाएंगे, ये एक अस्थायी तरीका है। यानी कि हॉर्न पर कलर लगाएंगे तो वो कलर निकल भी जाएगा, कभी भी निकल जाएगा, ये जीवन पर नहीं रहेगा, इसलिए इसको बोलेंगे हम अस्थायी तरीका। और हुक मार्किंग भी जब हम खुर पर कलर करेंगे तो वो कभी भी निकल जाएगा, इसलिए हम इसे भी अस्थायी तरीका कहेंगे। हॉर्न मार्किंग कहाँ पर करते, तो सींगों पर निशान लगाते हैं, किसमें करते हैं, तो मेनली गायों में करते हैं। और हुक मार्किंग क्या है, तो वो खुर पर निशान करते हैं और मेनली घोड़े में अप्लाई करते हैं। क्लियर। उसके बाद हम देखेंगे कि वूल पेंटिंग। वूल पेंटिंग यानी कि चौथा पॉइंट है वूल पेंटिंग। चौथा पॉइंट है वूल पेंटिंग। वूल पेंटिंग यानी कि कोई, वूल का मतलब क्या है, ऊन। वूल का मतलब ऊन, यानी कि जो भेड़ों की ऊन रहती है उनको पेंट कर दे। यानी कि भेड़ों की जो ऊन रहती है उसके ऊपर, मतलब ये पूरी भेड़ है, ये पूरी भेड़ है मान लो, उसके कहीं पे भी ये, मतलब ये भेड़ है, उसके उन पर यूं लाल कलर का पेंट कर दिया, उसको ही बोलेंगे हम वूल पेंटिंग। वूल पेंटिंग यानी कि भेड़ों की ऊन को, उन पे कलर करना। आप करेंगे क्यों, क्योंकि अगर मान लो कोई निष्क्रमण यानी कि एक जगह पे दूसरी जगह जा रही, जो जो मेनली जो रेगिस्तानी एरिया में रहते हैं वो निष्क्रमण करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर उसमें भोजन की तलाश के लिए निकल जाते हैं। तो वो उसमें क्या रहता है कि जो भेड़े, उनकी जो भेड़े रहती है, उन पे हर एक भेड़ पर सेम कलर लगा देते हैं। यानी कि कोई रेड लगाएगा, कोई पिंक लगाएगा, कोई ब्लू लगाएगा, ऐसा अलग अलग उनमें कलर लगा देते हैं। तो पूरा समूह क्यों लगाएंगे, तो भेड़ों को भेड़ों के एक समूह से दूसरे समूह को अलग दिखने के लिए, यानी कि भेड़ों के एक झुंड को दूसरे झुंड को अलग दिखाने के लिए इसका उपयोग करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, तो भेड़ों की ऊन पर पेंट लगाना क्यों करेंगे, तो भेड़ों को भेड़ों के एक झुंड को दूसरे झुंड से अलग करने या फिर अलग दिखाने के लिए। यानी कि इसमें क्या रहता है, नॉर्मली आपने भी अगर देखा होगा कहीं पर, तो जो भेड़े रहती है उनपे कलर रहता है, क्यों रहता है, तो अब इस वाले ने रेड किया तो सामने वाले ने ब्लू किया है, तो अलग अलग उसको उनकी भेड़ों को देख, मतलब उसको पहचान सके, इसलिए ये भी एक अस्थायी तरीका है, क्योंकि ऊन गई तो साथ में उनका पेंट भी चला जाएगा। यानी कि ये भी अस्थायी तरीका है। यानी वूल पेंटिंग, भेड़ों के ऊन पर पेंट लगाते हैं, तो क्यों लगाते हैं, तो भेड़ों को एक झुंड से दूसरे झुंड को अलग करने या अलग दिखाने के लिए। क्लियर। 4 पॉइंट हो गए, अगला 5वां पॉइंट। अगला है 5वां पॉइंट। अब हम देखेंगे कि नेक चेन, यानी कि जो कुत्ते और बिल्लियों पर गले में जो चेन रहती है उसको बोलेंगे नेक चेन। नेक चेन यानी जो कुत्ते और बिल्लियों में मेनली गले की चेन रहती है उनको ही बोलेंगे हम नेक चेन। और ये मेनली पहचान के तरीके में तो क्या, ये नॉर्मली वैसे ही यूज में लेते हैं, तो मुख्यतः कुत्ते में काम में लेते हैं, मुख्यतः कुत्ते में काम लेते हैं। फिर आएगा बेजिंग, फिर आएगा बेंडिंग या बेजिंग। बेंडिंग यानी कि ये क्या रहता है, बेंडिंग यानी कि नॉर्मली ये बैंड मैंने पहना है, ये दिख रहा है,
नॉर्मली बेंड, इसको ही बोलेंगे हम बेंडिंग। यानी कि क्या होता है कि जो मुर्गी रहती है, ये एक मुर्गी के पहचान का तरीका है, तो मुर्गी के पैरों पे बैंड पहना देते हैं, उसको ही बोलेंगे हम बेंडिंग। तो मुर्गी के पहचान का तरीका है। तो पोल्ट्री के पहचान का तरीका है, पोल्ट्री के पहचान का तरीका है। तो इसमें क्या रहता है कि मुर्गी के जो मतलब पैर रहते हैं उस पर पहना देते हैं, तो इसको बोलेंगे हम लेग बैंड। लेग बैंड, लेग बैंड पहला है लेग बैंड। लेग बैंड यानी कि ये बैंड पहनाना, तो अगर पैरों पे लगाया तो लेग बैंड और पंखों पे लगाया तो विंग बैंड। यानी कि जैसा कि ये मैंने बैंड पहना है वैसा ही बैंड लगा देना। अगर पैरों पे बना है तो लेग बैंड, और विंग मतलब पंखों पर बनाया है बंधा है तो विंग बैंड। तो पैरों पर बांधते हैं, लेग बैंड रहता है वो पैरों पर बांधते हैं, और विंग बैंड रहता है वो पंखों पर बांधते हैं। क्लियर। अब उसके बाद है बैजिंग। बैजिंग ये भी मुर्गी के ही पहचान का तरीका है। इसमें क्या रहता है कि मुर्गी के जो पैर रहते हैं उस पर बैज लगा देते हैं, तो इसको भी पोल्ट्री के पहचान का तरीका है। इसमें क्या रहता है कि पोल्ट्री के पैरों पर बैज BADGE बांध देते हैं या लगा देते हैं, बांध देते हैं या फिर लगा देते हैं। ठीक है, क्लियर। तो नेक चेन ये कुत्ते के गले का पट्टा। क्लियर। बैजिंग जो पोल्ट्री में पहचान का तरीका है, अगर ऐसे बैंड रहते हैं रबड़ के, मतलब रबड़ के या कोई भी बैंड रख सकते हैं। अगर पैर पे लगाया तो लेग बैंड, और अगर पंखों पर लगाया तो विंग बैंड। उसके बाद बैजिंग, तो उसके पैरों पर बैग। ये पूछा सकता है कि बेंडिंग या बैजिंग किस में पहचान का तरीका है, तो ये पोल्ट्री में पहचान का तरीका है। बेंडिंग और बैजिंग ये पोल्ट्री में पहचान का तरीका है, ये पूछ सकते हैं। क्लियर। यहां तक अपने 7 पॉइंट हो गए। उसके बाद हम देखेंगे कि यहां तक तो क्लियर। उसके बाद हम देखेंगे पहचान के कुछ अन्य तरीके, यानी कि पहचान के कुछ अन्य तरीके उसमें देखेंगे कि फोटोग्राफी। 7 हुए ना, 8 उसमें फोटोग्राफी। फोटोग्राफी यानी कि किसी जानवर की फोटो खींच लेना, किसी जानवर की फोटो खींच लेना। यानी कि नॉर्मली घरों में कुत्ते बिल्लियों की फोटो खींच के रखते हैं, या फिर ऐसा ही नॉर्मली मान लो। ऐसा ही इसमें जो रहता है ये गाय भैंस में काम में लेते हैं। यानी कि जो फोटोग्राफी का जो पहचान का तरीका है वो गाय भैंस में काम में लेंगे। तो किस हिसाब से लेंगे, तो इसमें क्या रहता है कि गाय या भैंस की एकदम 45 डिग्री के एंगल से फोटो खींचेंगे। यानी कि यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर ये गाय भैंस है, तो यह इस एंगल से यानी कि 45 डिग्री के एंगल से पूरी इसकी फोटो लेंगे, जिससे ये आगे का हिस्सा भी आ जाए, इस तरफ का हिस्सा आ जाए, और ये ऊपर का हिस्सा भी आ जाए। यानी कि टोटल 3 एंगल से इसकी एक ही फोटो में 3 एंगल इसके आ जाएंगे। इसलिए हम बोलेंगे इसको कि इसमें फोटो खींचा जाता है वो 3 एंगल से, इसका व्यू पॉइंट इसमें दिखाया जाता है। तो इसमें लिखेंगे फोटोग्राफी में मेनली मान लो कि गाय भैंस का फोटो खींचना, उसको ही बोलेंगे हम फोटोग्राफी। तो ये काम में किस में लिया जाता है, तो ये गाय भैंस में काम में लेते हैं। इसमें क्या रहता है कि 45 डिग्री के कोण पर फोटो लेते हैं, जिसमें 3 व्यू दिखाई जाते हैं। क्लियर। तो यह गाय भैंस में काम में लेते हैं
और क्या रहता है कि 45 डिग्री से 45 डिग्री के कोण पर फोटो खींचते हैं जिसमें 3 व्यू दिखाई दे। क्लियर, यानी कि फोटो खींचना और 45 डिग्री के एंगल से लेंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा ना तो सीधा और ना ही साइड में, एकदम उसके बीच से लेंगे, जिससे इस तरफ भी आ जाए, इस तरफ भी आ जाए और ऊपर की मतलब तीनों व्यू उसमें क्लियर दिखाई दे, उसी को बोलेंगे हम फोटोग्राफी। और ये गाइड बेस में काम में लेते हैं और 45 डिग्री के कोण से फोटो खींचेंगे जिससे 3 व्यू दिखाई दे। उसके बाद हम देखेंगे कि 9वां पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक चिप द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग। इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग अगर देखें तो सबसे नवीनतम तरीका है ये इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग। अब इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग जो नॉर्मल पशुपालक है वो तो एफोर्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि जितने का पशु है उसके आधे कीमत में तो ये आ जाएगा। तो ये जो रहते हैं वो जो बड़े बड़े जो फार्म रहते हैं वहीं पर उपयोग में लेते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग। यानी कि इसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक टैग रहता है या इलेक्ट्रॉनिक चिप रहती है। जो एक इलेक्ट्रॉनिक चिप रहती है उसको क्या कहते हैं कि जानवर की जो त्वचा रहती है, जानवर की जो त्वचा रहती है उसके नीचे इम्प्लांट कर देते हैं। जानवर की त्वचा के नीचे इम्प्लांट कर देंगे तो फिर क्या रहेगा कि जानवरों को अलग से यूं देखा जा सके। यानी कि मान लो अगर जानवर कहीं पे दूर चला गया तो उसको हम कंप्यूटर पर टेस्ट कर सके। अगर कोई टीके लग रहे हैं तो इन जानवरों को टीके लग गए और इन जानवरों का टीका बाकी है, या फिर मान लो एफएमडी का टीका इस साल लगा है और उस साल हमको टीके लगाने हैं, तो उसमें क्या डाटा एंट्री हम पहले से ही कर देंगे कि इन जानवरों में लगा है, तो अगले साल हमको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि इन जानवरों में लग गया और इन जानवरों में बाकी है। तो क्लियर, तो इसमें क्या रहेगा कि पहचान का सबसे नवीनतम तरीका है। क्या करते हैं तो इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक चिप रहती है, वो त्वचा के नीचे इम्प्लांट कर देते हैं। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक चिप को जानवर के त्वचा के नीचे इम्प्लांट कर देते हैं या फिर उसकी त्वचा के नीचे आरोपित कर देते हैं। अब इसका फायदा क्या है, तो पहला ही जो मेनली जो फायदा है वो है कि इसकी मदद से जानवर की लोकेशन पता कर सके। क्लियर, यानी कि अस्थायी तरीके यहाँ तक खत्म होते हैं। यानी कि लास्ट जो है वो फोटोग्राफी या गाय भैंस में काम में लेते हैं। इसमें 45 डिग्री के कोण पर हम फोटो लेंगे जिसमें 3 व्यू क्लियर से दिखाई दे। और अगर इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग पूछे तो ये पहचान का सबसे नवीनतम तरीका है। और इसमें क्या होता है, तो त्वचा के नीचे एक इलेक्ट्रॉनिक चिप रहता है, वो इम्प्लांट कर देते हैं। और इसका फायदा अगर मेनली फायदा पूछे तो इसमें जानवर की लोकेशन का पता लगाया जाता है, उसको ही बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग। क्लियर, तो क्लियर, यहाँ तक हमने पहचान की जो अपने विद्या है वो खत्म हुई, जिसमें अस्थायी और स्थायी दोनों ही खत्म हुई। क्लियर, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जानवर में दूध दोहन की क्या क्या विधियां है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जानवर में दूध दोहन की विधियां। अगला हमारा हेडिंग लिखेंगे कि दूध दोहन की विधियां। अगला हमारा पॉइंट है जानवर में दूध दोहन की विधियां या फिर मिल्किंग मेथड। मिल्किंग मेथड, तो जानवर में जो दूध दोहन की विधियां है वो हम 2 प्रकार से हम यूज में लेंगे। अगर हमारे पास जानवर
जानवर अगर जो जानवर हमारे पास है अगर वो 20 से कम है तो हम हैंड मिल्किंग हम उसमें उपयोग में लेंगे, और अगर 20 से ज़्यादा है तो हम उसमें मशीन मिल्किंग हम यूज में लेंगे। ये जो 20 है वो एक आइडियल वैल्यू मानी जाती है। 20 जो है वो एक आइडियल वैल्यू मानी गई है, यानी कि 20 से ज़्यादा और 20 से कम ही होने चाहिए। यानी कि जो हैंड मिल्किंग है उसमें क्या रहेगा, हाथ से हम दूध निकालेंगे। हैंड मिल्किंग जो रहेगा उसमें हाथ से पशुपालक उसके खुद के हाथ से जानवर का दूध निकालेगा, उसको ही बोलेंगे हम हैंड मिल्किंग। और ये किसमें की जाती है, तो जब जानवरों का जो संख्या रहती है, जब जानवरों की संख्या 20 से कम हो, जानवरों की संख्या 20 पशुओं से कम हो, तब हम हैंड मिल्किंग का यूज करेंगे। और मशीन मिल्किंग का यूज कब करेंगे, तो इसमें क्या है, मशीन के द्वारा हम दूध निकालेंगे तो क्या रहता है कि इसमें जानवरों की संख्या अगर 20 से ज्यादा हो, गाय भैंस की संख्या अगर 20 से ज्यादा हो तो हम मशीन मिल्किंग का उपयोग करेंगे। तो पहला ही हम ले लेते हैं कि ये दो प्रकार की होती है। पहला रहेगा हैंड मिल्किंग मतलब हाथों से, और दूसरा रहेगा मशीन मिल्किंग यानी कि मशीन की मदद से। दूसरा है मशीन मिल्किंग, उसमें भी अब इसमें अगर लिखेंगे कि इसमें क्या होता, तो हाथों की मदद से दूध दोहन करना, और ये कब करेंगे, तो जब गाय भैंस की संख्या 20 से कम हो। यानी कि ये एक 20 जो है वो एक हम आइडियल वैल्यू मानकर चलेंगे जब गाय भैंस की संख्या 20 से कम हो। और मशीन मिल्किंग में क्या रहेगा कि मशीन की सहायता से दूध दोहन करना। मशीन का उपयोग हम कब करेंगे, तो जब गाय भैंस की संख्या 20 से ज्यादा हो। क्लियर, यानी कि हैंड मिल्किंग हाथ के द्वारा हम दूध दोहन करेंगे, और इसमें क्या रहेगी कि गाय भैंस की संख्या 20 से कम हो तब हम हैंड मिल्किंग का उपयोग करेंगे। और मशीन मिल्किंग का मशीन द्वारा हम मिल्किंग करेंगे, और इसमें क्या रहता है कि भैंस की मतलब गाय भैंस की संख्या 20 से ज्यादा हो। और यूं नहीं है कि अगर एक गाय हो तो मशीन मिल्किंग नहीं कर सकती, कर सकते हो, क्लियरली कर सकते हो। पर क्या रहेगा कि जितने की गाय है उतने का तो जो मशीन है वो ही आ गया, जो मिल्क निकालने का जो मशीन है वो ही आ गया। इसलिए जो नॉर्मली जो मतलब डेयरी फार्म रहते हैं, जो डेयरी फार्म रहते हैं जो मेनली दूध उत्पादन के हिसाब से ही पाले जाते हैं गाय भैंसों को, उनको उनमें ज्यादा यूज में लेंगे क्योंकि उनके लिए सही रहेगा, उनके बजट में रहेगा। नॉर्मली अगर हम घर में भी उपयोग में कर सकते हैं, पर अगर पूछा जाए कि मशीन मिल्किंग कब की जाती है, जब गाय भैंस की संख्या 20 से ज्यादा हो। और हैंड मिल्किंग कब की जाएगी, जब गाय भैंस की संख्या 20 से कम हो। अब हम जो हैंड मिल्किंग है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। हैंड मिल्किंग को हम डिटेल में पढ़ेंगे। हैंड मिल्किंग यानी कि हाथ से दूध दोहन की विधिया, यानी कि हैंड मिल्किंग की विधिया। हैंड जो मिल्किंग है मतलब हाथ के द्वारा जो दूध निकालेंगे वो भी 3 प्रकार से है। हाथ द्वारा अगर दूध निकालेंगे वो भी 3 प्रकार से, एक तो है पूर्ण हस्त विधि या फिर पूरे हाथों से दूध निकालना, दूसरा है चुटकी विधि जिससे मतलब चुटकी से दूध निकालना, और तीसरा है अंगूठा विधि जिससे अंगूठे से दूध निकालना। इसको हम लिखेंगे कि पहला तो है पूर्ण हस्त विधि या फिर फुल हैंड मिल्किंग, फुल हैंड मिल्किंग, या फिर इसी को बोलेंगे हम फिस्टिंग। उसके बाद है चुटकी विधि, चुटकी विधि या फिर स्ट्रिपिंग, चुटकी विधि या फिर स्ट्रिपिंग।
उसके बाद है अंगूठा विधि, इसको बोलेंगे हम नकलिंग। इसको बोलेंगे हम नकलिंग। क्लियर? यानी कि हैंड जो मिल्किंग है, हाथ द्वारा हम दूध जो निकालते हैं, उसमें भी 3 विधियां। पहला तो है फुल हैंड मिल्किंग या फुल हैंड मेथड यानी कि पूर्ण हस्त विधि, दूसरा है चुटकी विधि और तीसरा है अंगूठा विधि। अब किस किस प्रकार से होगा? तो जो पूर्ण हस्त विधि है उसमें क्या करेंगे कि जो पूरा हाथ लेंगे, अब ये अपना पूरा जो हथेली है, ये चारों उंगलियां भी और अंगूठा भी, इसको कैसे, ये जो मान लो ये अंगूठा, इसको ऐसे करके यूं दूध निकालेंगे, उसको बोलेंगे हम पूर्ण हस्त विधि। यानी कि चारों उंगलियों को लेकर, मतलब ये हथेली भी लेंगे और चारों उंगलियां भी लेंगे, यूं करके हम दूध निकाल लेंगे, तो उसको बोलेंगे हम पूर्ण हस्त विधि। क्लियर? पूर्ण हस्त विधि किसे कहेंगे? तो हथेली और चारों उंगलियों द्वारा जो दूध निकालने की विधि है उसको बोलेंगे हम पूर्ण हस्त विधि। और सबसे अगर अच्छी कोई विधि मानी जाती है तो वो रहेगी पूर्ण हस्त विधि। यानी कि अगर डेयरी जानवरों में, या फिर डेयरी जानवर किसे बोलेंगे? यानी कि जिनका उपयोग हम डेयरी के रूप में कर रहे हैं, यानी कि जिनका उपयोग हम दूध के उत्पादन के लिए कर रहे हैं। मेनली किसका कर रहे हैं? तो गाय और भैंस का हम मेनली उनको उपयोग कर रहे हैं। तो पूर्ण हस्त विधि हथेली और उंगलियों की मदद से दूध को निकालना, उनको ही बोलेंगे पूर्ण हस्त विधि। और सबसे अगर अच्छा तरीका पूछा जाए, जो हैंड मिल्किंग का अगर सबसे अच्छा तरीका पूछा जाए तो वो है पूर्ण हस्त विधि। नकलिंग सॉरी चुटकी विधि। चुटकी विधि या किसे, मतलब किसे किसमें उपयोग करें? चुटकी विधि क्या रहता है कि अगर छोटी, जिनके मतलब छोटे थन है, जो छोटे थन वाली गाय है, जिन गायों में छोटे थन है, और जो छोटे जानवर है, यानी कि भेड़ बकरी, छोटे थन वाली गाय और भेड़ बकरियों में ये काम में उपयोग में लेते हैं। कैसे करते हैं कि ये जो पहली उंगली और ये जो अंगूठा है, उसके द्वारा यूं, मतलब ये चुटकी नहीं बजाती, चुटकी जो बजाते हैं उसी प्रकार ये जो पहली उंगली और अंगूठा उनके बीच से यूं रखकर यूं दूध निकालेंगे। और इसका एक और उपयोग कब करेंगे? तो रेसिडुअल, जब हम रेसिडुअल मिल्क बचा रहा है। रेसिडुअल मिल्क कब बचेगा? जब हम मिल्किंग करेंगे, मशीन मिल्किंग। मशीन के द्वारा जब हम मिल्किंग करते हैं तो लास्ट में थोड़ा दूध बच जाता है, तो वो थोड़ा जो दूध बचेगा उसको ही बोलेंगे हम रेसिडुअल मिल्क, यानी कि बचा हुआ दूध। रेसिडुअल मिल्क यानी कि बचा हुआ दूध। तो जो रेसिडुअल मिल्क रहेगा उसको निकालने के लिए भी हम चुटकी विधि का उपयोग करेंगे। तो चुटकी विधि का उपयोग किस में करेंगे? तो छोटे थन वाली गायों में या फिर गाय भैंस में, सॉरी भेड़ बकरी में करेंगे। कैसे करेंगे? तो ये जो आगे वाली उंगली और ये अंगूठों को लेकर यूं चुटकी द्वारा उसका दूध निकालेंगे, तो उसको करेंगे। किस किस में उपयोग में करेंगे? तो गाय भैंस जो भी जिनमें छोटे थन हो, और भेड़ बकरी उनमें करेंगे। और जो रेसिडुअल मिल्क यानी कि जो मशीन मिल्किंग करेंगे उसमें जो लास्ट में जो बचा हुआ दूध रहेगा उसको बोलेंगे रेसिडुअल मिल्क। वो जो दूध रहेगा उसको निकालने भी हम चुटकी विधि का उपयोग करेंगे। नकलिंग, नकलिंग कैसे करेंगे? तो नकलिंग को कैसे करेंगे कि ये 4 उंगलियां उनके बीच में यूं अंगूठा, इनको यूं फंसा के, चारों उंगलियों के बीच में अंगूठों को यूं फंसा के फिर यूं उसमें मिल्किंग करना। क्लियर? यानी कि जो अंगूठा और 4 उंगलियों को इसमें उपयोग करेंगे, और जो हैंड मिल्किंग, फुल हैंड मिल्किंग रहता है उसमें अंगूठों को बाहर निकालेंगे और इसमें अंगूठों को अंदर कर देंगे। क्लियर? उतना फर्क है। फिर भी सबसे अच्छा अगर विधि पूछी जाए तो ये, और सबसे खराब या सबसे घटिया विधि पूछी जाए तो ये अंगूठा विधि। नॉर्मली हम फील्ड में यही उपयोग में लेते हैं, पर ये सबसे खराब विधि है। अब देखो, पूर्ण हस्त विधि जिसमें 4 उंगलियों का उपयोग किया जाता है और हथेली का उपयोग किया जाता है, और सबसे अच्छी विधि यही है। चुटकी विधि, इसमें पहली उंगली और अंगूठे का उपयोग किया जाता है, जो छोटे थन वाले गायों और या भेड़ बकरियों में या फिर रेसिडुअल मिल्क को निकालने के लिए उपयोग में करते हैं। अंगूठा विधि जिसमें 4 उंगलियों और अंगूठा का उपयोग किया जाता है, जिससे दूध निकाला जाता है, और ये दूध दोहन का सबसे खराब और सबसे घटिया अगर तरीका माने तो अंगूठा विधि है, और फील्ड में भी हम इसी को यूज में ले रहे। तो लिखेंगे हम पूर्ण हस्त विधि किसे कहते हैं? तो हथेली और चारों उंगलियों के मध्य जानवर का थन रखकर, हथेली व चारों उंगलियों के मध्य जानवर का
थन रखकर। और अगर सबसे अच्छी अगर विधि मैंने पूछी जाए तो वो भी यही रहेगी। तो डेयरी जानवरों, डेयरी जानवर किसे कहेंगे? गाय और भैंस को, जिससे दूध प्राप्त होता है। तो गाय और भैंस में दूध दोहन का सबसे अच्छा तरीका। उसके बाद चुटकी विधि। चुटकी विधि आगे की उंगली और अंगूठे का उपयोग करके दूध को निकालना, यानी कि अंगूठा और अग्र उंगली के मध्य थन को दबाकर। तो इसमें लिखेंगे अग्र अंगुली व अंगूठे के मध्य थन को रखकर। तो इसका उपयोग किस में किया जाएगा? तो इसका अगर उपयोग पूछे तो किस में किया जाएगा? एक तो छोटे थन वाली गायों में, छोटे थन वाली गायों में, और भेड़ बकरियों में, भेड़ बकरियों में, और जो मशीन मिल्किंग के बाद जो रेसिडुअल मिल्क बच गया, यानी कि जो बचा हुआ दूध रहता है मशीन मिल्किंग के बाद, उसमें। मशीन मिल्किंग के बाद बचे हुए दूध को निकालने में। क्लियर? उसके बाद अंगूठा विधि। अंगूठा विधि यानी कि 4 अंगुलियों व अंगूठे के मदद से, मतलब 4 अंगुलियों और अंगूठे के बीच में थन को रखकर। अब इसमें क्या रहेगा? ऐसा करेंगे तो क्या रहेगा कि उसमें जो थन रहता है उसमें ट्यूमर होने का चांस रहता है, यानी कि उसमें गांठ होने का चांस रहता है, उसमें गांठ बन जाएगी। अगर ऐसे ही हम प्रॉपर मतलब रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो उसमें गांठ बनने का भी खतरा रहता है। फिर भी फील्ड में लोग सबको पता है कि ऐसा होगा, फिर भी फील्ड में सब ऐसे ही हम यूज में ही ले रहे, क्योंकि क्या रहता है कि इनको ज्यादा से मतलब जल्दी जल्दी दूध निकल जाए, ऐसा रहता है। तो इसमें क्या रहेगा? अंगूठा एवं चारों अंगुलियों के मध्य थन रखकर। ओके। और इसमें क्या होता है? तो इसमें क्या है? दोहन का सबसे खराब तरीका अगर पूछे तो भी ये, घटिया तरीका पूछे ये तो भी है। क्या होता है? तो इसमें दोनों में गांठ बनने का खतरा रहता है। तो दोहन का सबसे खराब तरीका क्या होगा? तो थनों में गांठ बनने का खतरा होता है इसमें। क्लियर? अब देखो, पूर्ण हस्त विधि किसे कहेंगे? तो पूर्ण हस्त विधि हथेली व 4 अंगुलियों के बीच में थन को रखकर दूध निकालने की प्रक्रिया पूर्ण हस्त विधि। और यह सबसे ज्यादा मतलब सबसे अच्छी अगर कोई विधि मानी जाएगी तो वो पूर्ण हस्त विधि मानी जाएगी। चुटकी विधि, उसमें क्या रहता है कि अगर अंगुली और अंगूठी के बीच में थन रखकर जानवर का दूध निकालना। उसमें एक तो छोटे थन वाली गायों में हम उपयोग में लेते, एक भेड़ बकरी में उपयोग में लेते, और जो मशीन मिल्किंग करते हैं उसके बाद जो दूध बचा हुआ रहता है उसको निकालने के लिए हम चुटकी विधि का उपयोग करते हैं। उसके बाद अंगूठा विधि यानी नकलिंग कैसे करते? तो अंगुलियों और अंगूठे के बीच में थन रखकर उसमें दूध निकालना। और ये सबसे खराब अगर तरीका पूछे तो भी यही सबसे अच्छा तरीका पूछे तो पूर्ण हस्त विधि। सबसे खराब तरीके में अंगूठे विधि में जो खराब विधि है, और इसमें क्या रहता है कि थनों में गांठ बनने का खतरा रहता है। क्लियर? इसको अब हम जो फुल हैंड मेथड है उसको हम क्लियर में देखेंगे।
अब हम देखेंगे कि जो फुल हैंड मेथड है उसके कितने प्रकार हैं। तो जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा फुल हैंड मेथड के प्रकार। फुल हैंड मेथड के प्रकार, क्योंकि फुल हैंड से हम कर रहे तो वो भी दो प्रकार से कर रहे, एक तो गीले हाथों द्वारा और एक सूखे हाथों द्वारा, दो प्रकार से हम कर रहे। कर तो हम फुल हैंड से ही रहे पर दो प्रकार से, एक तो गीले हाथों से और एक सूखे हाथों से। अब सूखे हाथों से मतलब एकदम हाथ क्लियर है, हाथ में कुछ नहीं है, पानी वगैरह दूध वगैरह कुछ नहीं है। गीले हाथों से हाथ को गीला किया, थन को गीला किया, फिर दूध निकाला, इसको बोलेंगे हम गीले हाथों से। और सूखे हाथों से थन भी एकदम सूखे हुए हैं और हाथ भी सूखे हुए हैं, उनको बोलेंगे हम सूखे हाथों द्वारा। अगर सबसे अच्छा तरीका पूछे तो वो है सूखे हाथों द्वारा, सूखे हाथों द्वारा। और अगर सबसे खराब तरीका पूछे तो गीले हाथों द्वारा। अब देखो कि जो सूखे हाथों द्वारा हम दूध दोहन करेंगे, इसको लेके हम कि इसके भी दो प्रकार है, एक तो है ड्राई फुल हैंड और दूसरा है वेट फुल हैंड। वेट फुल हैंड, क्लियर? यानी कि सूखे हाथों द्वारा और गीले हाथों द्वारा, क्लियर? अब हम सूखे हाथों द्वारा पूर्ण हस्त विधि का हम उपयोग करेंगे, तो इसमें क्या रहेगा कि एक तो सूखे हाथों द्वारा उपयोग करेंगे, तो सूखे हाथों द्वारा हम दूध दोहन की विधि करेंगे पहला। तो दूसरा रहेगा कि इससे स्वच्छ दूध उत्पादन होगा, क्योंकि सूखे हाथों है इसमें कोई भी गंदगी नहीं आएगी, तो इसमें स्वच्छ दूध उत्पादन होगा। और थनों में जो दरार भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि सूखे हाथ है तो इसमें कोई भी मतलब ड्राइनेस या फिर उसमें थनों का फटने का कोई भी खतरा नहीं रहता। तो इसमें हम लिखेंगे कि पहला ही लिखेंगे कि सूखे हाथों द्वारा दूध दोहन करना, सूखे हाथों द्वारा दूध दोहन करना। और इसमें लिखेंगे अब गीले हाथों द्वारा। गीले हाथों द्वारा यानी कि या तो हाथ पर पानी हो, या फिर मतलब मान लो कि कोई पशुपालक है, वो दूध निकालने जा रहा है, तो आधी बाल्टी भर के पानी ले जाएगा, फिर उसको थनों पर लगाएगा, थनों पर लगाएगा, फिर दूध निकालेगा। थनों को धोना ही है, थनों को नहीं धोना ऐसा ही नहीं, थनों को भी धोना है और हाथ को भी धोना है, पर फिर हाथ को भी पोंछ लो और थनों को भी एक तरह से पूरी तरह सूखने दो, उसके बाद ही दूध मिल्किंग करो। इसमें क्या रहेगा कि बाल्टी भर के लेके गया, फिर छिड़क दिया, थनों पर छिड़क दिया, फिर दूध निकालने बैठ गया, तो फिर उसमें जो बाल्टी में बच गया पानी है, बाल्टी में बचा पानी फिर नीचे फेंक दिया उसने, तो जो फिर वो थनों पर जो पानी लगा था उसमें से जितनी भी गंदगी है वो सीधी आएगी दूध में, क्योंकि उसी बाल्टी में निकल रहा है। और जैसे जैसे थन को सिर्फ छिड़क दिया, धोया कुछ नहीं, तो वो पूरा गंदगी आई तो वो आई बाल्टी में या फिर दूध में। तो इसलिए सबसे अगर इसमें क्या रहेगा कि इसमें जो मिल्क प्रोडक्शन रहेगा वो स्वच्छ उत्पादन नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें गंदगी भी आ रही है। तो या तो पानी द्वारा या फिर जो भैंस का दूध निकालेंगे तो उसको ही डायरेक्ट छिड़क देंगे उसके द्वारा, या फिर कोई तो रहता है वो अपने खुद के लार के द्वारा मतलब थूक के द्वारा उसको थनों को गीला कर देते हैं। मतलब अगर गीला हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, गीला रहेगा तो क्या रहेगा, अगर थन गीले हुए तो उसमें क्या रहेगी कि उसमें ड्राइनेस ज्यादा बढ़ेगी। यानी कि मान लो हमें जब भी सर्दी होती है, यानी कि जब सर्दी का मौसम रहता है, सर्दी का मौसम रहता है तब होठों पर हम जिप घुमाते हैं, होठों पर जब जिप घुमाते हैं तो उससे होठ फटने से बचते नहीं है, ज्यादा उल्टा ज्यादा फटेंगे, क्योंकि उनमें जो पानी मतलब थूक लगा तो फिर वो फिर ज्यादा सूखेंगे, तो उससे ज्यादा फटेंगे। इसी प्रकार इसी में रहेगा कि जब हम पानी लगाएंगे या फिर लार लगाएंगे या तो दूध लगाएंगे तो उसमें क्या रहता है कि थनों के फटने का चांस ज्यादा रहता है, और उसमें जो दूध रहता है वो एकदम शुद्ध मतलब स्वच्छ भी नहीं होगा, यानी कि उसमें गंदगी भी आएगी। तो इसमें क्या रहता है गीले हाथों द्वारा, गीले हाथों, उसमें आ गया पानी, दूध,
या फिर लार द्वारा दोहन करना। क्लियर? अब ये तो क्लियर कि ये एकदम सूखे हाथों से कर रहे हैं और इसमें पानी, दूध या लार कुछ भी हम ऐड कर रहे हैं। तो इसमें क्या रहेगा कि सूखे हाथों से कर रहे हैं तो क्लियर इसमें स्वच्छ दूध का उत्पादन होगा। तो स्वच्छ दूध का उत्पादन होगा। और इसमें क्या होगा कि जैसे पानी धोया वैसे तनों की गंदगी पूरी आएगी, तो नीचे बाल्टी रखी तो यूपीसी कहते टोटल उसमें आया, फिर जो उसके लाल लगाई तो उसमें अगर गंदगी रहेगी वो आएगी, दूध में गंदगी रहेगी वो आएगी, तो गोबर वगैरह भूसा वगैरह सब मिक्स हो जाएगा उसमें। तो फिर इसमें क्या होगा कि जो स्वच्छ दूध उत्पादन इसमें नहीं होगा। तो इसमें स्वच्छ दूध उत्पादन नहीं होगा। फिर अगर देखें इसमें तीसरा पॉइंट, तो क्या होगा, तो इसमें होगा कि थनों में दरार पड़ने के चांस नहीं है, क्योंकि इसमें एकदम सूखा हुआ है, कोई भी खतरा नहीं है। इसमें क्या रहता है कि पानी वानी लगा हुआ है, तो हम नॉर्मली देखते हैं ना होठों पे जब चिप घुमाते तो वो ज्यादा होठ फटते हैं। क्लियर? तो उसी से होगा कि थनों में दरार पड़ने का खतरा नहीं रहता और इसमें थनों में दरार पड़ने का खतरा रहता है। क्लियर? अब नॉर्मली फील्ड में यूज ले रहे तो कौन सा ले रहे, फील्ड नॉर्मली फील्ड में सूखे गीले हाथों द्वारा हम यूज में ले रहे, नॉर्मली जो हम यूज ले रहे या नॉर्मली जो फील्ड में यूज ले रहे वो ले रहे गीले हाथों द्वारा। अगर एग्जाम में पूछे कि सबसे अच्छा मिल्किंग का मेथड कौन सा है, एक देंगे ड्राई फुल हैंड, दूसरा दे वेट फुल हैंड, तीसरा दे नकलिंग, चौथा दे वेट नकलिंग। तो हमें करना है ड्राई फुल हैंड, यानी कि सूखे हाथों द्वारा और पूर्ण हस्त विधि द्वारा। और फील्ड में जो यूज हो रहा है वो हो रहा है एक तो गीले हाथों द्वारा और अंगूठा विधि द्वारा। ये कि सबसे जो खराब तरीका है वही फील्ड में यूज में हो रहा है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? यानी फुल हैंड के दो प्रकार है, ड्राई हैंड मेथड और फुल हैंड, सॉरी वेट फुल हैंड और ड्राई फुल हैंड। तो ड्राई फुल हैंड में सूखे हाथों से हो रहा है, वेट फुल हैंड में गीले हाथों से हो रहा है। इसमें क्या रहेगा कि शुद्ध दूध उत्पादन होगा, यानी सच होगा, इसमें अशुद्ध मतलब असच होगा। इसमें दरार आने का खतरा नहीं रहेगा और इसमें दोनों में दरार आने का खतरा रहेगा। क्लियर? तो यहाँ तक क्लियर। उसके बाद देखेंगे कि जो भारत में जो गाय भैंस में जो सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाने वाला जो मिल्किंग मेथड है वो कौन सा है। तो देखेंगे कि भारत में गाय भैंस में सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाने वाला मिल्किंग मेथड, तो ये आपको अभी मैंने बताया कि एक तो नकलिंग के द्वारा, अंगूठा विधि के द्वारा हो रहा है और गीले हाथों से हो रहा है। तो अंगूठा विधि और वो भी गीले हाथों से। तो भारत में सबसे ज्यादा जो यूज में ले रहे वो भी सबसे बेकार तरीका है, यानी कि भारत में सबसे ज्यादा अगर यूज में ले रहे तो अंगूठा विधि द्वारा हो रहा है जो कि सबसे खराब है, और गीले हाथों से वो भी एक प्रकार से खराब ही है। अब हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे कि अब ये मान लो कि हम जो गाय में या फिर भैंस में अगर दूध निकालेंगे तो फर्स्ट के जो दांत रहेंगे, फर्स्ट के ये मान लो कि बदावरी है, बदावरी है जिसका फैट परसेंटेज सबसे ज्यादा रहता है। तो वो जो उसका फ्रेश फैट परसेंटेज जो 14 है
जो उसका फैट परसेंटेज जो 14 मानते हैं वो एक बार का नहीं है, मतलब वो उसका औसत है, यानी कि टोटल उसके दूध का औसत जो रहता है वो इतना माना गया है। तो इसमें जो फर्स्ट दार रहती है, मान लो उसकी जो फर्स्ट दार में दूध परसेंट फैट परसेंटेज मान लिया 15%, सेकंड दारों में मान लिया 10%, थर्ड दारों में मान लिया 20%, और जो चौथी दार है वहां पर मान लिया 25%, और इसका एवरेज ही हम 14% हम मानते हैं। क्लियर, समझ में आ रहे हो कि जो भैंस रहता है, गाय या भैंस कोई भी रहती है, उसकी जो स्टार्टिंग धारें रहती है, यानी कि जो स्टार्टिंग धारें रहती है उसमें भी फैट परसेंटेज कम रहता है, और जो बाद की धार रहती है उसमें फैट परसेंटेज ज्यादा रहता है। फिर से समझा दे रहा हूँ कि मान लो कि बदावरी भैंस है जिसकी सबसे ज्यादा यूं देखे तो सबसे ज्यादा फैट परसेंटेज रहती है, यानी कि 14 रहती है। तो 14 भी किस प्रकार से रहेगी कि उसकी जो फर्स्ट दारें है, एंड जब दूध निकालने जब बैठे तो उसकी जो फर्स्ट दारों में 5% आया फैट, फिर 10%, फिर 20%, फिर 25%, ऐसे उसका औसत अगर निकाले तो 14% मानेंगे। तो उनकी जो फर्स्ट दारों में फैट परसेंट जो रहता है वो कम रहता है, और जो आखिर की दारें रहती है उसमें फैट परसेंटेज ज्यादा रहेगा। और जो जब उस पर इन्फेक्शन होगा या फिर जीवाणु होंगे, अब देखो फैट परसेंटेज कैसे रहता है कि धीरे धीरे ऊपर से नीचे आता है, फैट परसेंटेज ऊपर से नीचे आता है, और जो जीवाणु का बढ़ने का क्रम है वो नीचे से ऊपर जाता है। जीवाणु का बढ़ने का क्रम ऊपर से नीचे जाएगा और फैट परसेंटेज ऊपर से नीचे आएगा, यानी कि सबसे ज्यादा फैट परसेंटेज कब रहेगा तो 25% में, सबसे कम फैट परसेंटेज कब रहेगा तो शुरुआती दारों में, सबसे कम फैट परसेंटेज देखे तो शुरुआती दारों में, और सबसे ज्यादा बैक्टीरिया काउंट पूछे तो भी शुरुआती दानों में। यानी कि इसमें फैट परसेंटेज तो कम रहेगा पर बैक्टीरिया काउंट ज्यादा रहेगा, और इसमें फैट परसेंटेज ज्यादा रहेगा पर बैक्टीरिया काउंट कम रहेगा, क्योंकि इसमें जो टीट कैनाल है, ये जो टीट कैनाल है जहां से दूध आ रहा है, तो यहाँ तक तो ये टीट कैनाल बंद हो जाएंगे, फिर जहाँ तक बैक्टीरिया आएंगे, यहाँ से बैक्टीरिया घुस गए मान लो, तो जो स्टार्टिंग की जो धारा रहेगी उसमें बैक्टीरिया ज्यादा आएंगे। क्लियर, तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से बैक्टीरिया और फैट परसेंटेज का कम क्या रहता है। तो अगला पॉइंट रहेगा कि गाय भैंस में दुग्ध दोहन में फैट एवं जीवाणु की संख्या। गाय भैंस के दूध दोहन में फैट परसेंटेज और बैक्टीरिया की संख्या। क्लियर, अब देखेंगे कि दूध दोहन की दारें यहाँ पर देखेंगे फैट परसेंटेज और यहाँ पर देखेंगे बैक्टीरिया। क्लियर, तो जो शुरुआती दारें रहती है या फिर जो शुरुआती जो दारें रहती है उसमें फैट परसेंटेज तो कम रहेगा, फैट परसेंटेज सबसे कम रहेगा, और जो बैक्टीरिया काउंट रहता है वो सबसे ज्यादा रहेगा। और मध्यम दारें यानी कि जो बीच की दारें रहती है, मध्यम दारें, वहां पर जो फैट परसेंट है वो थोड़ा ज्यादा होगा और बैक्टीरिया काउंट थोड़ा कम होगा। और जो अंतिम दारें हैं वहां पर फैट परसेंटेज सबसे ज्यादा रहेगा और जो बैक्टीरिया काउंट रहेगा वो सबसे कम रहेगा। क्लियर, बैक्टीरिया काउंट रहेगा वो सबसे कम रहेगा, यानी कि अगर मान लो तो ये जो शुरुआती दारें हैं उसमें फैट परसेंटेज भी कम रहेगा और बैक्टीरिया काउंट ज्यादा रहेगा। तो अगर हमें तो ये जो उसमें बैक्टीरिया काउंट ज्यादा रहेगा यानी कि उसमें बैक्टीरिया ज्यादा रहेगा, तो जो स्टार्टिंग का दूध रहता है वो जो बाद में निकाले उस दूध से अलग के कर दे, यानी कि जो हम दूध निकाल रहे हैं तो शुरुआती दारों को अब जो बाकी के दूध से अलग रखना चाहिए, यानी कि जो शुरुआती दूध की दारें हैं उसमें बैक्टीरिया काउंट ज्यादा रहता है, तो जो दूसरा दूध है यानी कि टोटल दूध है उससे हमें अलग में रखना चाहिए।
यानी कि अब हम पढ़ेंगे कि क्योंकि इसमें बैक्टीरिया काउंट सबसे ज़्यादा रहता है, तो जो गाय में जो शुरुआती धारे हैं उसमें बैक्टीरिया काउंट की संख्या ज़्यादा रहती है। तो दूध में शुरुआती धारों में बैक्टीरिया की संख्या ज़्यादा होती है, यानी कि जो शुरुआती धारें रहती है उसमें जो बैक्टीरिया की संख्या ज़्यादा रहती है, तो हमें जो शुरुआती धारें वो जो टोटल दूध है उससे अलग रखना चाहिए, यानी कि शुरुआती धारों के दूध को बाकी दूध से अलग रखना चाहिए। क्लियर? क्योंकि जो फर्स्ट में जो दूध रहेगा उसमें बैक्टीरिया ज़्यादा रहेंगे, तो जो स्टार्टिंग का दूध है उसको अन्य दूध से हमें अलग रखना है। ठीक है, तो अभी इस क्लास में इतने ही पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, थैंक यू।